मुंबई की सड़कों को देखकर रजत ने सोचा, पता नहीं इस सफर का असर माही पर क्या हुआ होगा। सोचकर वो अपने पास बैठी अपनी ड्रीम गर्ल को देखने लगा कि इसी दौरान गाड़ी चला रहा विशाल बोल पड़ा, राज तुम्हें कहाँ ड्रॉप करना है? तुम अपने घर का पता बता दो, हम तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। उसकी बात सुन रजत ने कहा, बस मुझे यही पैराडाइज मॉल के पास ड्रॉप कर दो, मेरा फ्रेंड मुझे लेने आने वाला है। उसकी बात सुन अदिति ने पीछे पलटकर देखा और बोला, राज बहुत अच्छी जर्नी थी, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बोल वो जोर जोर से हंसने लगी और उसकी बात सुनकर सारे लोग हंस पड़े। रजत बोला, एसी मैं भी तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, सचमुच। इस पर अदिति का जवाब आया, हम जानते हैं आप किसको मिस करने वाले हैं, हमें मत बताइए। बोल वो शरारत भरी नजरों से पीछे बैठे लव बर्ड्स को देखने लगी। उसकी बात सुन महिमा ने उसे थोड़ा घूर कर देखा। इसी दौरान विशाल ने पैराडाइज मॉल के सामने गाड़ी रोक दी और पीछे पलटकर रजत से बोला, दोस्त तुम्हारी मंजिल आ गई है। उसकी बात सुन रजत ने एक नजर महिमा पर डाली। उसकी नजरों में गहराई थी और एक उदासी भी, जिसे महिमा ने महसूस किया। रजत बगैर कुछ बोले गाड़ी से उतर गया और उसके उतरने के बाद विशाल अदिति भी गाड़ी से उतर गए। गाड़ी के अंदर मौजूद महिमा सोच रही थी, राज के दूर जाने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल का कोई हिस्सा राज के साथ जा रहा है? वो सोच ही रही थी कि इसी दौरान रजत ने उसकी विंडो को नॉक किया। महिमा ने विंडो का ग्लास नीचे किया। रजत उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, बहुत अच्छा सफर रहा हमारा। महिमा उदास भरी नजरों से उसकी ओर देख रही थी, जिसे वो अच्छी तरह फील कर रहा था। रजत अपने पास मौजूद विशाल और अदिति से गले मिला। इस दौरान महिमा भी गाड़ी से बाहर आ गई और उसे देख रजत ने उसे बाय कहा और अपना बैग लेकर वो तुरंत ही वहां से निकल गया। शायद वो अपने जज्बात, अपनी फीलिंग और शायद अपना प्यार भी महिमा की नजरों से बचाना चाहता था। उसके जाने के बाद सारे लोग गाड़ी में वापस आकर बैठ गए और महिमा के घर की ओर निकल पड़े। महिमा बार बार अपनी पास वाली सीट में रजत के अक्स को महसूस कर रही थी। उसे बार बार उसका स्माइल करता हुआ और खुद को देखता हुआ उसका चेहरा महसूस हो रहा था कि इसी दौरान उसका घर आ गया। बाय गाइस बोलकर वो गाड़ी से बाहर निकली। उसे उसके घर ड्रॉप कर विशाल और अदिति भी वहां से जा चुके थे। उसके जाने के बाद महिमा काफी देर तक अपने घर के बाहर खड़ी रही और खुद से बात करती हुई कहने लगी, माही, राज जैसा लड़का सचमुच किसी किस्मत वाली लड़की को ही मिलेगा, लेकिन वो किस्मत वाली लड़की तू नहीं बन सकती, क्योंकि तेरी मंजिल तो कुछ और है। कहते हुए उसने खुद को समझाया और भारी कदमों से अपने घर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर उसने डोर बेल बजाया। दरवाजा मंजू ने खोला। सामने अपनी लाडली बेटी को देख वो खुश होती हुई उसे गले से लगाकर बोली, अब घर घर जैसा लगेगा, हमारे घर का तूफान जो नहीं था। डोरबेल की आवाज सुनकर दादी भी वहां आ चुकी थी। सामने महिमा को देख दादी खुश होती हुई उसे गले से लगाकर बोली, कैसी है हमारी तूफान, कैसा रहा तेरा सफर? कहते हुए दादी अच्छे दोस्त की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास लेकर आए और उसके बैठते ही खुद भी उसके पास में बैठ गई। मंजू पानी लेने रसोई की ओर चली गई। दादी सवालिया नजरों से महिमा के चेहरे की ओर देखने लगी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेबी डॉल, मैंने आपको बहुत मिस किया, सचमुच। उसकी बात सुनकर दादी झूठ मूठ का गुस्सा करती हुई बोली, झूठी कहीं की, अगर इतना मिस किया होता तो एक फोन तो लगाया होता, बल्कि मैं और तेरी माँ तुझे फोन लगाकर परेशान हो रहे थे, तेरा तो आगे से कोई कॉल ही नहीं आया। उसकी बात सुन महिमा दादी के गले लगते हुए बोली, मेरे प्यारे बेबी डॉल, आप तो मेरे दिल में ही रहती हो, तो भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी दौरान मंजू पानी का ग्लास लेकर महिमा के सामने पहुंची। महिमा ने पानी का ग्लास उठाया। मंजू रसोई की ओर चली गई और महिमा पानी पीती हुई बोली, आपको पता है बेबी डॉल, ठंड में खंडाला की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ हरे भरे पेड़ और उस पर सफेद कोहरा
बेहद खूबसूरत लगता है। खंडाला की खूबसूरती बताते वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, जिसे उसके पास बैठी दादी बहुत अच्छी से नोटिस कर रही थी। उसकी बात सुन दादी ने कहा, अच्छा, वहाँ की खूबसूरती तो तेरी आंखों में दिखाई पड़ रही है, लेकिन तेरे चेहरे पर अजीब सी बेताबी क्यों है? उनकी बात सुन महिमा थोड़ी शॉक्ड हो गई, मानो उन्होंने उसकी चोरी पकड़ ली हो या फिर उसके दिल का दर्द समझ लिया हो। दादी की बात सुनकर महिमा बोल पड़ी, बेबी डॉल, कैसी बेताबी? आप भी ना अजीब अजीब बातें करने लगती हो। बोल वो बात संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन दादी कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, अब सच सच बता, तेरे दिल का हाल तेरा चेहरा बता रहा है और बाकी की बात तू बता दे। उनकी बात सुन महिमा सोफे पर बैठी हुई दादी की गोद में अपना सर रखकर लेट गई और खामोश हो गई। दादी उसके बालों को सहलाने लगी और बोली, मैं तेरी माँ नहीं, तेरी दादी माँ हूँ। तेरी हर धड़कन को अच्छी तरह से पहचानती हूँ। सच सच बता, क्या बात है? उनके इतना कहते ही हमेशा खुश रहने वाली महिमा की आंखें नम हो गई और वो अपनी बेबी डॉल के सामने अपने आंसू नहीं छिपा सके। दादी को उसके दर्द का एहसास हो रहा था। वो भी चुपचाप उसके बालों को सहलाती हुई कहने लगी, उम्र और तजुर्बे में बहुत बड़ी हूँ मैं तुझसे, और तेरी जैसी स्ट्रॉन्ग लड़की के आंखों में आंसू उसी वक्त आते हैं जब दिल अलग रास्ते में जाने को कहे और दिमाग अलग रास्ते की ओर इशारा करे। उनकी बात सुन महिमा ने कोई जवाब नहीं दिया और उधर रजत भी अपने घर आ चुका था और डिनर करके वो सीधे अपने बेडरूम की ओर चला आया। उसे तो हर जगह बस अपनी ड्रीम गर्ल का चेहरा दिखाई दे रहा था और उसके कानों में सिर्फ अपनी ड्रीम गर्ल की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो अपने मोबाइल पर अपनी और मिस नॉनस्टॉप की तस्वीरें देख रहा था, जिसे उसने खंडाला में खींची थी। उन तस्वीरों में वो अपने बेडरूम में रखे एक बड़े से सोफे पर आकर बैठ गया, जहाँ पहले से ही उसकी टीवी का रिमोट रखा हुआ था। उसके बैठते ही रिमोट का बटन दब गया और उसके बेडरूम में लगी हुई टीवी चालू हो गई, जिस पर जुबीन नौटियाल का सॉन्ग चल रहा था, जो कि रजत की सिचुएशन से बिल्कुल मैच कर रहा था। और उधर महिमा भी डिनर कर अपने बेडरूम में आ चुकी थी। इसी दौरान उसकी नजर बेडरूम की बड़ी सी विंडो पर पड़ी, जहां से सर्द हवाएं उसके बेडरूम के तापमान को और भी कम कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने अपने बेडरूम की खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बाहर निकाला, उसकी नजर आसमान पर काले बादलों के बीच चमक रही चांद पर पड़ी। उसे देख अनजाने में ही सही, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, मानो उन बादलों के बीच से रजत की गहरी आंखें उसे देख रही हो। फिर कुछ सोचकर उसने खुद को संभाला और एक झटके में खिड़की बंद कर दी। अगली सुबह महिमा सुबह जल्दी उठकर एकदम टाइम से ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और स्कूटी चलाती हुई वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे जल्दी से ऑफिस पहुंचकर पेंडिंग वर्क पूरा करना होगा। वैसे भी बड़ा ही डेंजरस माहौल होता है वहाँ का। सोचते हुए वो अपने ऑफिस पहुंची। अपनी स्कूटी उसने पार्किंग में पार्क कर दी और लगभग भागती हुई अपनी डेस्क पर जा पहुंची। वहाँ पहुंचकर उसने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी में समय देखा और अपने हाथ से खुद के कंधे पर शाबाशी देते हुए उसने कहा, सुधर गई है माही, बिल्कुल टाइम पर ऑफिस पहुंची है। सोचते हुए वो जैसे ही अपनी चेयर पर बैठी, इसी दौरान उसके पास ऑफिस का प्यून पहुंचा और उसने उसकी ओर देखकर कहा, मैडम, अफसर आपको अपनी कैबिन में बुला रही है। उसकी बात सुन महिमा प्यून से बोली, आर यू श्योर मुझे ही बुला रहा है? प्यून ने हाँ में सर हिला दिया। महिमा बोली, तो चलो मैं आती हूँ। ओके मैडम, बोल प्यून वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद महिमा खुद से बात करती हुई कहने लगी, माय गॉड, अमित सर ने अपनी कैबिन में क्यों बुलाया है? आई होप सब ठीक हो। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है।
बड़बड़ करती हुई और फिर वो अगला अमित गाय की भी कैबिन में पहुंची, के भरे के बाद जहां वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वहां पहुंचकर महिमा ने उसकी कैबिन का डोर थोड़ा सा ओपन किया और धीरे से कहा, कमेंट्री का एक रिजल्ट है सर। सर। अमित काम करने में इतना ज्यादा बिजी था कि उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। कोई रिप्लाई ना पाकर महिमा ने सोचा, क्या बात है, मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे, मुझसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। सोचते हुए उसने अपना गला साफ करते हुए एक बार फिर से कहा, मे आई कम इन सर। उसकी आवाज ने अमित का ध्यान उसकी ओर खींचा। उसकी ओर देख अमित स्माइल करते हुए बोला, ओ यस महिमा, प्लीज कम इन, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। महिमा उसकी कैबिन के अंदर पहुंची। अमित ने सामने रखी चेयर पर उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, हैव अ सीट। थैंक यू सर, कहते हुए चेयर पर बैठ गई। अमित ने अपनी टेबल से कुछ फाइल निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, काफी कॉन्फिडेंशियल वर्क है, इसे मैं तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। कहते हुए उसने उस काम के बारे में महिमा को डीपली समझा दिया और उसकी ओर देखकर कहा, आई होप तुम इस कॉन्फिडेंशियल फाइल को अच्छी तरह संभाल कर रखोगे और जिस तरह मैंने तुम्हें एंट्री करने के लिए कहा है ठीक वैसा ही करना। अगर कुछ डाउट हो तो पूजा से क्लियर कर सकते हो। बोल वो चुप हो गया। जी थैंक यू सर, आपने इतने कम समय पर मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू। कहते हुए वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर अमित ने स्माइल कर दिया और अपने काम में लग गया। वो भी उसकी कैबिन से अपनी डेस्क की ओर आ गई। लेकिन अमित के कैबिन के बाहर मौजूद पूजा ने उनकी सारी बातें सुन ली और उसने मन में सोचा, इस महिमा का कैसे भी करके यहाँ से एग्जिट डोर ओपन करना ही होगा, वरना मेरे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सोच वहाँ से चली गई। दूसरी ओर रजत अपनी कैबिन में मौजूद था। वहाँ उसके साथ निशांत भी था। उसने निशांत की ओर देखकर कहा, देखो हमारी कंपनी बहुत बड़ी टेंडर ले चुकी है और अब ऑफिस की सारी स्टाफ को समझा दो हमें ऑफिस में थोड़ा ओवर टाइम देना होगा, जिसकी पेमेंट भी सभी को की जाएगी। निशांत चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रहा था। रजत ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और इस बार मुझे तुम्हारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले कई दिनों में तुमने कई मिस्टेक्स की हैं। इस बार की भूल माफ नहीं की जाएगी। ओके सर, बोलकर निशांत चुपचाप खड़ा हो गया। रजत अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। निशांत अब भी वहां मौजूद था। रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, निशांत अब तुम जा सकते हो। ओके सर, बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रजत गहरी सांस लेते हुए खुद से कहने लगा, आई होप निशांत इस बार कोई गड़बड़ ना करे। सोचते हुए उसने एक बार फिर अपने लैपटॉप पर नजर डाली। उसे हर वक्त महिमा की याद सता रही थी। हर वक्त उसके दिमाग में, दिल में सिर्फ उसी की ही तस्वीर और उसी की ही बातें चल रही थी। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने कुछ सोचकर अपनी टेबल पर रखे दूसरे लैपटॉप पर नजर डाली और महिमा को जूम पर देखने लगा। वो अपने काम में बिजी उसे देखकर रजत खुद से बात करते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम भी मेरे लिए कुछ तो फील करने लगी हो। महिमा अपनी डेस्क पर बैठी कुछ काम कर रही थी कि इसी दौरान उसके पास ऑफिस का प्यून पहुंचकर बोला, महिमा मैडम, आपसे मिलने कोई साहब आए हुए हैं और वो ऑफिस के बाहर आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात सुन महिमा हैरान होती हुई बोली, क्या, कौन साहब आए हैं और ऑफिस के बाहर क्यों वेट कर रहे हैं? आप उन्हें ऑफिस के रिसेप्शन पर बुला लीजिए। उसकी बात सुन प्यून बोला, उन्हें अंदर आने को कहा लेकिन वो आपसे बाहर ही मिलना चाहते हैं। बोल प्यून वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद महिमा खुद से बात करते हुए कहने लगी, मुझसे कौन साहब मिलने आने लगा और वो भी ऑफिस के बाहर? चलकर देखना ही पड़ेगा कौन साहब है। बड़बड़ाती हुई महिमा ने अपनी डेस्क से अपना मोबाइल उठाया और ऑफिस के बाहर की ओर चली गई। वहां पहुंचकर उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। उसके बाहर निकलते ही एक आदमी उसके पास पहुंचा और उसके पास आकर बोला, हेलो महिमा। उसने उस आदमी की ओर गौर से देखा और सवालिया नजरों से उसने जवाब दिया, जी मैंने आपको पहचाना नहीं। उसकी बात सुन उस आदमी ने स्माइल किया और उसे जवाब दिया, आई एम समीर खुराना। उस शख्स का नाम सुनते ही महिमा बोल पड़ी, समीर खुराना, यानी आप एसके एंटरप्राइज के डायरेक्टर?
उसकी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया। महिमा ने गौर से उस शख्स को देखा। दूसरी ओर रजत की नजर कैमरा में सिर्फ महिमा को ही ढूंढ रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कहाँ गई ये लड़की? कहते हुए वो अपने ऑफिस के कैमरा में महिमा को तलाश करने लगा। इसी दौरान ऑफिस के मेन डोर वाले कैमरा पर उसकी नजर पड़ी, जिसमें उसने महिमा को समीर के साथ बात करते हुए देखा। उसके साथ बात करते देख रजत टेबल पर हाथ पटकते हुए खुद से बोला, ओह शिट माही, इस समीर से क्यों बात कर रही है? समीर यहाँ क्यों आया हुआ है? और वो ऑफिस के बाहर खड़े होकर माही से क्यों बात करने लगा? आखिर रजत महिमा को समीर से बात करती देख क्यों परेशान हो गया? आखिर कौन है समीर? महिमा समीर